हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम समझेंगे पार्ट 5 ऑफ जनरल एक्सेप्शंस। जी हाँ, इससे पहले ऑलरेडी मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 इन चारों पार्ट में मैं सेक्शन 14 से लेके आपके 38 तक कवर कर चुका हूँ ऑफ जनरल एक्सेप्शंस भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे रेस्ट सेक्शंस ऑफ चैप्टर 3 जो कि हमारे हैं सेक्शन 39 से लेके 44 तक। और मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा जिससे आप रेस्ट ये जो 5 सेक्शंस हैं आप अपने एग्जाम में अच्छे से याद कर पाएंगे और शुद्ध हिंदी में एकदम से बेस लेवल से आपको बताऊंगा जिससे आप इसको कंसेप्ट को रिटेन भी कर पाएं। ठीक है, अब हम पहले देख लेते हैं एक ब्रीफ रिव्यू चैप्टर 3 का जो कि जनरल एक्सेप्शन से डील करता है और 14 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और कहाँ तक एंड होता है, ये होता है आपका सेक्शन 44 तक। ठीक है, इससे पहले मैं 38 तक का करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आप वहाँ से 14 टू 38 सारे सेक्शंस के एक्सप्लेनेशन चेकआउट कर सकते हैं। 39 टू 44 आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले 39 देख लेते हैं। 39 का जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है वो आपकी स्क्रीन पे है, ये आप खुद से पढ़ सकते हैं। और अब मैं बताता हूँ शॉर्ट में या फिर आपको एकदम से बेसिक में कि ये क्या कहता है। समझिए, पहले इंग्लिश में समझेंगे फिर हम इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे या ट्रांसलेट कर लेंगे। सपोज इफ द ऑफेंस इज नॉट वन ऑफ दोज डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 38। ठीक है, द राइट टू डिफेंड वनसेल्फ डज नॉट इंक्लूड द राइट टू किल द अटैकर। मतलब क्या है कि अगर कोई भी ऑफेंस जो है सेक्शन 38 के अंदर नहीं किया अटैकर ने तो आपको राइट टू किल द अटैकर का राइट नहीं मिल जाता। समझ रहे हैं? सपोज 38 में कौन कौन से ऑफेंस बताए गए हैं वो मेरी प्रीवियस वीडियो में आप वहां से जाके देख सकते हैं। 38 में सपोज ये 4 ऑफेंस बताए हैं और इसमें से कोई भी ऑफेंस अटैकर ने नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर कोई 5वां टाइप का ऑफेंस कर दिया उसने तो आप उसको किल कर देंगे। नहीं, इसका तभी मिलेगा जब इन चारों में से इंक्लूडिंग कोई सा भी अटैकर ने ऑफेंस किया हो। ठीक है, अब हम 30 आगे देख लेते हैं। आगे क्या कहता है? However, it does allow the person to cause any harm to attacker other than that। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप डेथ का नहीं कर सकते उस अटैकर का तो आपको कोई और प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता। आपको प्राइवेट डिफेंस मिलता है अदर देन द डेथ ऑफ दैट अटैकर। ठीक है, एज लॉन्ग एज द रिस्ट्रिक्शंस इन 37 आर ऑब्जर्व्ड। मतलब क्या है? रिस्ट्रिक्शंस भी 37 में जो दी गई हैं उसके रिस्पेक्ट में। ये नहीं कि आपको कुछ भी एकदम से आप अपने मन मुताबिक कोई भी ऑफेंस कर दें कि किसी ने सपोज आपको स्लैप किया आप उसको लाठी से मार दो। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये रिस्ट्रिक्शंस 37 में दी गई हैं। अब वो कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं आप मेरे चैनल पे वीडियो ऑलरेडी आ रखी है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझिए आप। एग्जाम्पल ये कहता है कि इफ समवन स्लैप्स यू विदाउट प्रोवोकेशन। मतलब सपोज ए ने बी को विदाउट प्रोवोकेशन स्लैप मार दिया। ठीक है, तो बी जो है उसको डिफेंड कर सकता है धक्का देके या फिर आपका जो है स्लैप करके। ठीक है, और माइनर हार्म भी कर सकता है उसको, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेजर हार्म। अगर उसने उसको स्लैप किया तो ये नहीं कि वो गणासा ले आए या फिर एक्स से उसको जान से मार दे, तो यहाँ पे वो चीज़ कवर अप नहीं होगी। तो सेम सेक्शन 39 कहता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं सेक्शन 40 क्या कहता है इसी के रिस्पेक्ट में। वो पहले आप क्रिस्प में समझ लीजिए क्या कहता है। कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। अब सपोज ए और बी हैं, अब ए को प्राइवेट डिफेंस का है, मतलब ए को लग रहा है ये अभी जान से उसको मार देगा। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि ये हमेशा उसको लगता ही रहेगा, कभी ना कभी एक टाइम लैप्स आएगा जब उसको लगेगा कि हाँ अभी ये मुझे मार सकता है और अभी नहीं मार सकता। तो उस टाइम लैप्स का ही रेफरेंस या फिर एक्सप्लेनेशन बताया गया है सेक्शन 40 में। अब वो कहता है कि द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी commences as soon as the reasonable apprehension of danger to the body arises। मतलब क्या है कि कब से स्टार्ट होगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस? as soon as the reasonable apprehension of danger। मतलब खतरे का जब तक उस जो जिस पे अटैक होना उसके माइंड में आ जाए, फ्रॉम एन अटेम्प्ट और थ्रेट टू कमिट द ऑफेंस। मतलब क्या है कि या तो उसके पास डर हो या फिर अटेम्प्ट हो एक्चुअल में टू कमिट द ऑफेंस
though the offense may not have been committed। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए ज़रूरी नहीं कि ऑफेंस जो है कमिट हुआ हो, may not have been committed में भी ये सिनेरियो प्राइवेट डिफेंस का आप पे उस सिचुएशन में अप्लाई होगा। एंड इट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज सच एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी कंटिन्यूज। अब ऐसा नहीं है कि सपोज कोई, अब अगर सपोज कोई दिल्ली में रहता है ए, और कोई बंदा बी जो है लखनऊ में रहता है, अब ए को हमेशा ये थोड़ी ना होगा कि प्राइवेट डिफेंस में उसके पास एक एप्रीहेंशन होगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली और लखनऊ में तो अराउंड 450 किलोमीटर्स का डिफरेंस है, तो ये कैसे डिस्टेंस का डिफरेंस है, तो ये कैसे आके बी आके ए पे अटैक कर सकता है। ठीक है, एप्रीहेंशन ऑफ एज लॉन्ग एज द डेंजर टू द बॉडी कंटिन्यूज, यही सेम चीज़ है। आपको एक प्रैक्टिकल बंदा भी कहेगा कि यार अगर वो उस रेंज में हो, या फिर जैसे वो गाड़ी से जा रहा है और वो साइकिल से जा रहा है, बी अगर गाड़ी से जा रहा है और ए साइकिल से जा रहा है और वो रोड पे चल रहे हैं, देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हाँ प्राइवेट डिफेंस हो सकता है। प्राइवेट डिफेंस एक्सीडेंट नहीं, क्योंकि ये एक इनकी ग्रजेस होंगी आपस में, तब वो उस पर अटैक कर सकता है, तो ये चीज़ हो सकती है। अगर सिटीज़ ही डिफरेंट हैं, वो भी 1-to-1 सिचुएशन में, तो ऐसी सिचुएशन में आपका प्राइवेट डिफेंस का कंसेप्ट नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब अगर ये किसी को सुपारी दे के मरवा दे तो वो बात अलग है, बट हाँ 1-to-1 में प्राइवेट डिफेंस का कंसेप्ट आपके इस पे मतलब ए के रिस्पेक्ट में नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गई 40 की बात, मतलब किसी एक पॉइंट से किस पॉइंट तक आपका प्राइवेट डिफेंस का पोर्शन एक्टिव रहेगा। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब सपोज ए और बी हैं, अब बी के पास स्टिक है और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बी ए पे अटैक कर सकता है। अब इसमें एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर में भी ए पे प्राइवेट डिफेंस का राइट आ जाएगा, बट अगर ये बहुत दूर चला गया, मतलब 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर या फिर 1 किलोमीटर ही दूर चला गया, तो देन देयर इज नॉट इवन अ माइन्यूस्क्यूल ऑफ पॉसिबिलिटी कि बी जो है ए पे स्टिक से अटैक कर सकता है। ठीक है, अब ये हो गया 40। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 41 क्या कहता है। अब 41 कहता है कि किन किन सिचुएशन में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड हो जाता है टुवर्ड्स प्रॉपर्टी फॉर द कॉजिंग ऑफ डेथ। मतलब आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी का अगर हो कि आप किस किस सिचुएशन में आप डेथ भी कर सकते हैं उस ऑपोजिट पर्सन की। अब इसमें है रॉबरी हो सकती है, हाउस ब्रेकिंग कब कौन सी सिचुएशन में, आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। ये वाली इंपॉर्टेंट बातें हैं कि सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य अस्त होने के बाद, इन सिचुएशन में आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी फॉर कॉजिंग डेथ भी आप पे हो सकता है, मतलब आप पे ये राइट आ सकता है। नेक्स्ट है आपका सी, मिसचीफ बाय फायर और एनी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस कमिटेड बाय एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल विच बिल्डिंग, टेंट और वेसल इज यूज्ड एज ह्यूमन ड्वेलिंग और एज अ प्लेस फॉर कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब क्या है, कोई भी छेड़छाड़ फायर से या फिर ऐसे कोई आपके सपोज सिलेंडर ले आया आपके घर के आसपास में और फिर वो गैस लीक कर दे, तो देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी या फिर देन देयर इज अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी टुवर्ड्स कॉजिंग द डेथ ऑफ दैट ऑफेंडर। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद, और वो बिल्डिंग जो है ह्यूमन ड्वेलिंग की तरह इस्तेमाल होनी चाहिए, ये ज़रूरी है कि उसमें लोग रहने चाहिए या फिर लोग रहते हों। ठीक है, और एज अ प्लेस फॉर कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसमें डी है theft, mischief or house trespass under such circumstances as may reasonably cause apprehension that death or grievous hurt will be the consequence। अब जैसे आपके या XYZ के यहाँ कोई बाहर सिलेंडर अगर सिलेंडर से गैस लीक कर रहा है इंटेंशनली, ठीक है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर वो सिलेंडर फटेगा तो उससे डेथ भी हो सकती है और ग्रीवियस हर्ट भी हो सकता है ऑफ द ड्वेलर्स, मतलब जो लोग रहते हैं वहाँ पे या फिर जो वहाँ रहने गए हैं उन लोगों का। तो ऐसी सिचुएशन में राइट ऑफ डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड कर जाता है। ठीक है, अंडर रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपका कोई भी आप अंधाधुंध किसी भी रीज़न की वजह से आप ये कह दें कि इस पे ये मेरे घर में एंटर कर गया था या फिर कुछ भी ऐसा कोई भी आप वेग रीजनिंग दे दें, नहीं, रिस्ट्रिक्शन सेक्शन 37 के पर्सपेक्ट में ही चलेंगी। सेक्शन 37 की रिस्ट्रिक्शंस क्या कहती हैं वो आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से रिस्ट्रिक्शंस देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 4 आपकी सिनेरियोज जिसमें आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस फॉर प्रॉपर्टी टू रीजनेबली कॉजिंग डेथ
भी आपको एक्सटेंड होता है अंडर दीज 4 सर्कमस्टांसेस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट 42 देखते हैं, वो क्या कहता है, व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। ठीक है, कब सिचुएशन में कि आपको अदर देन डेथ, कि आप वो कॉज कर सकते हैं या हार्म कर सकते हैं अदर देन डेथ, कौन कौन सी वो सिचुएशन है। अब देखिए, इसको याद करने का ऐसे देखिएगा कि एक में तो प्रॉपर्टी, एक में बॉडी पे अगर कोई अटैक हो रहा है तो डेथ कर सकते हैं, और एक में अदर देन डेथ कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट में एक में प्रॉपर्टी पे डेथ है और एक में अदर देन डेथ है प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो ये 4 सेक्शंस आपके ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको, और ये आपका अराउंड है 40 से। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको क्लियर हो जाएगा और कि अगर आप 38 से स्टार्ट करते हैं तो ये 3 सेक्शन एक जैसे हैं, 38, 39, 40, और उसके बाद 41, 42, 43। अब कैसे मैं कह रहा हूँ, देखिए पहले बॉडी में डेथ की बात चल रही है। ठीक है, फिर बॉडी में अदर देन डेथ की बात चल रही है। ठीक है, और उसके बाद है कब तक वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रहेगा, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस। ठीक है, ये 40 हो गया आपका, कब तक आपका टाइम पीरियड हो गया। फिर नेक्स्ट में आपका देखिए प्रॉपर्टी की बात चल गई, प्रॉपर्टी में डेथ कब तक कर सकते हैं आप, और फिर नेक्स्ट आपका कि कब तक अदर देन डेथ हो सकता है, और उसके बाद लास्ट में कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ऐसे आप याद रखिएगा कि 38 से 40 तक आपका ये वाला सेक्शन है, 41 से 43 आपके वो वाले सेक्शंस हैं जिसमें प्रॉपर्टी की बात होती है। शुरुआत होगी आपकी डेथ से और एंड होगा आपका कब से कब तक, वो टाइम पीरियड की बात की गई है। ठीक है, तो आपका 38 टू 43 आपका ऐसे हो जाएगा सेक्शन। ठीक है, अब हम कर लेते हैं कौन सा सेक्शन, 43। ठीक है, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कमेंसेस व्हेन, मतलब यही वही टाइम पीरियड वाली बात कि कब से कब तक आपका ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी रहेगा। द कमेंसेस व्हेन रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द प्रॉपर्टी कमेंसेस, मतलब क्या है, एक रीजनेबल एप्रीहेंशन है आपकी प्रॉपर्टी को लेकर। ठीक है, और फिर बी में है अगेंस्ट थेफ्ट continues till the offender has effected his retreat मतलब वापसी आपके घर से निकल चुका है, with the property और either the assistance of public authorities is obtained, मतलब क्या है, पुलिस आपके घर पे आ चुकी है। ठीक है, और द प्रॉपर्टी हैज़ बिन रिकवर्ड, मतलब या फिर आपका पूरा प्रॉपर्टी आपकी हो चुकी है, या फिर जो भी आपके ट्रेसपासर्स थे या ऑफेंडर्स थे वो जा चुके हैं। तब तक आपका, जब तक नहीं गए हैं तब तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी आपके पास रहेगा। ठीक है, सी में अगेंस्ट रॉबरी कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कॉजेज और अटेम्प्ट्स टू cause to any person death or hurt or wrongful restraint or as long as the fear of instant death or of instant hurt। अब ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा कुछ करे, ऑफेंडर कोई ऑफेंस करे, as long as there is a fear, मतलब एक फियर है उस ड्वेलर्स, मतलब जो लोग उस घर में रहते हैं उनके माइंड में कि there is a chances of death और इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट पर्सनल रिस्ट्रेंट कंटिन्यूज, तब तक आप पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट 4th सिचुएशन में देख लेते हैं कब तक रहेगा, अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ कंटिन्यूज। अब ये ज़रूरी है कि ट्रेसपास क्रिमिनल होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि अगर आपके घर में कोई बच्चा आ गया तो उसका, अब कोई माइनर 5 साल का आ गया तो उसको ये समझ के मार दो उसको कि यार ये तो ट्रेसपासर है, नहीं, देयर इज़ अ क्रिमिनल ट्रेसपास। और हर कोर्ट यही देखती है कि क्या 5 साल का बच्चा क्रिमिनल हो सकता है, एक प्रैक्टिकल बंदा भी यही कहेगा कि नहीं हो सकता, 5 साल का बच्चा इस एक्यूमेन का ही नहीं होता कि वो क्राइम ऑफ कर पाए। ठीक है, आगे, और मिसचीफ कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कंटिन्यूज इन द कमीशन ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ। ई है आपका अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज, यही वाली बात कि हाउस ब्रेक आपके घर में कोई घुस आया है, कब आया है, सनराइज से पहले और सनसेट के बाद। ठीक है, एज लॉन्ग एज द हाउस ट्रेसपास विच हैज़ बीन बिगन बाय सच हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यूज। ठीक है, ये हो गए आपके 5 सिचुएशन जिसमें आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी आपका रहता है। ठीक है, कब से कब तक रहता है ऐसे। अब आप, अगर मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊं इसकी शॉर्ट ट्रिक ऐसे होगी, एट टॉप RCB, एट टॉप RCB। अब इसको मतलब समझिए, ए से आपका एप्रीहेंशन हो जाएगा, टी से आपका थेफ्ट और पुलिस हो जाएगा। ठीक है, थेफ्ट है या फिर पब्लिक प्रॉपर्टीज हो जाएगा, आर से आपका
रॉबरी या रिस्ट्रेन, जो भी आप समझ सके। सी से आपका क्रिमिनल ट्रेसपास हो जाएगा, ठीक है, और बी से आपका हो जाएगा हाउस ब्रेकिंग। तो ठीक है, एट टॉप आरसीबी आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो कौन कौन सी 5 सिचुएशन है जिसमें आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब से कब तक रहता है, वो आपका एट टॉप आरसीबी का शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी, ठीक है। फिर 44 में लास्ट जो की है, इफ इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन असॉल्ट विच रीजनेबली कॉजेज द एप्रीहेंशन of death, the offender be so situated that he cannot effectually exercise the right without risk of harm to an innocent person, his right of private defense extends to the running of that risk. अब इसको आप ऐसे एग्जाम्पल से समझिए, बहुत आसान है एग्जाम्पल से आपको पूरा कंसेप्ट समझ आ जाएगा। ए इज अटैक्ड बाय मॉब। अब ए जो है एक ग्रुप ऑफ पीपल से अटैक किया गया जो है मॉब, ठीक है, उनके पास लाठी डंडे ये सब हैं। हु अटेम्प्ट टू मर्डर हिम, मतलब उसको, इनका मॉब का अटेम्प्ट है कि इसको मर्डर कर दें, इसको ख़त्म कर दें। ही कैन नॉट इफेक्चुअली एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विदाउट फायरिंग ऑन द मॉब। अब ए के पास है एक पिस्टल, अब वो क्या है, अपना सुरक्षा तब तक नहीं कर सकता जब तक वो मॉब पे फायर ना कर दे, ठीक है। एंड ही के नॉट फायर विदाउट रिस्किंग ऑफ हार्मिंग यंग चिल्ड्रन हु आर मिंगल्ड विद द मॉब। अब यंग चिल्ड्रन है, इस मॉब के हिस्सा है एक, या फिर मिल गए हैं, छुप गए हैं, जो भी है मॉब का एक हिस्सा है। तो ऐसे में क्या करेगा, अगर सपोज ए ने फायर भी कर दिया ना मॉब पे, तो ए का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रहेगा। कल को ये कोई नहीं ऑब्जेक्ट कर सकता कि इसने, उसमें यंग चिल्ड्रन भी थे जो कि इनोसेंट थे। अगर आपका प्राइवेट डिफेंस जो कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है किसी भी ऐसे मॉब से या फिर ग्रुप ऑफ पीपल या ऐसी सिचुएशन में जहां आपको पता है कि देयर इज एन इमिनेंट थ्रेट ऑफ डेंजर या इमिनेंट थ्रेट ऑफ डेथ, ठीक है, तो आप अटैक कर सकते हैं या फिर ए अटैक कर सकता है इस वाली सिचुएशन में, ठीक है। सब्जेक्ट टू ए कमिट्स नो ऑफेंस इफ बाय सो फायरिंग ही हार्म्स एनी ऑफ द चिल्ड्रन, वही सेम चीज कही गई है, ठीक है। अब इसको ये है 44 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट। सिचुएशन कंडीशन यही है कि इट शुड बी अ डेडली असॉल्ट, ये नहीं कि छोटी मोटी बात पे गोली चला दी और कह दिया इनोसेंट पर्सन थे, नहीं, देयर शुड बी डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन, ठीक है गाइस। अराउंड ये हो गया 44 का सेक्शन। और नेक्स्ट है आपका चैप्टर 4 जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में हमने कवर किया है सेक्शन 39 से 44 के बीच में, और हमने जो भी थे प्राइवेट डिफेंस के रेस्ट सेक्शन वो कवर कर लिए हैं चैप्टर 3 में, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक अगर मैं बताऊं आपको 39 से 44 के बीच में, वो होगी कि, अब देखिए 39 से लेके 44 आप ऐसे समझेंगे, आपको एक सेक्शन और इंक्लूड कर लेना है 38 वाला। क्यों? क्योंकि 38 का ही आपका डेथ की बात करता है अगर बॉडी की बात है तो, ठीक है। डेथ हो गया, फिर उसके बाद अदर देन डेथ हो गया, फिर ये भी आपकी बॉडी की बात करता है। और आपके कमेंसमेंट, ये टाइम पीरियड की बात है, ठीक है। आप इसको डॉट दे सकते हैं और बॉय से ऐसे देखिएगा डॉट BBB। अब डेथ हो गया, डेथ, ओ से OD, अदर देन डेथ हो गया, ये टाइम पीरियड हो गया। ये आपका 38 से चालू होता है, ठीक है। अब आप इससे आ जाएंगे 39 40 पे, ठीक है। ये हो गया आपके 3। अब उसके बाद 41 टू 43 आपका क्या होगा, प्रॉपर्टी का। सेम डॉट का होगा, बस यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगा, ठीक है। डॉट कैसे, डेथ, कौन किस सिचुएशन में आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ डेथ मिलता है, आपके प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में अदर देन डेथ मिलता है, और टाइम पीरियड, किस टाइम पीरियड तक आपका जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टुवर्ड्स प्रॉपर्टी रहेगा। और लास्ट में तो आपका वैसे ही आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें आप डेडली असॉल्ट से अपना प्राइवेट डिफेंस कर सकते हैं, इवन व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। मतलब आपके राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से किन किन सिचुएशन में इनोसेंट पर्सन की भी जान जा सकती है, स्टिल आप पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा, वो इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है गाइस। 38 टू 44 का मैंने सिंपल में आपको बता दिया कैसे आप एग्जाम में याद रख सकते हैं। अगर आपको और भी इसके रिगार्ड में और भी वीडियोस देखनी है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी BNS करके, वो आप पूरा चैप्टर 3 आपका मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो गाइस अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी और शॉर्ट ट्रिक्स पसंद आई हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा आने वाले BNS के इंपॉर्टेंट सेक्शंस। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।